जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदीय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यदि आप विधि क्षेत्र से जुड़े हैं, यदि आप विधि विद्यार्थी हैं या फिर वकालत करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप विधि क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, तब भी यह जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि औपनिवेशिक काल से, यानी कि अंग्रेजी शासन काल से जो कानून बने थे, 3 मेजर एक्ट, जो 3 बड़े कानून थे, उनको परिवर्तित करने की बात भारत सरकार द्वारा की जा रही है। 11 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया है। ये 3 जो विधेयक हैं, वो 3 बड़े कानूनों को प्रतिस्थापित करेंगे, जो कि अंग्रेज़ों के शासनकाल से उन्हीं के द्वारा बनाए गए थे और तभी से वो चले आ रहे थे। तमाम विद्वानों द्वारा और आम जनता द्वारा इसकी मांग की जा रही थी कि हमारे अपने कानून नए होने चाहिए, यथा समय के अनुसार उसको अपडेट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ टाइटल में भी आप देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की बात की जा रही है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023, जबकि इसके पहले क्या था, भारतीय दंड संहिता। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले जो प्रावधान था वो दंड देने के लिए था, अब जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो न्याय देने के लिए है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को देश के सामने रखे गए 5 प्रण में से एक प्रण ये भी था कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। आज के ये तीनों विधेयक एक प्रकार से उसी प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजी संसद द्वारा पारित किए गए इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कानूनों को समाप्त कर आज हम 3 नए कानून लाए हैं। ठीक है, ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए कहा। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। अब जो कानून, जो भारत सरकार जो विधेयक प्रस्तुत की है, उसका उद्देश्य न्याय देने का है। 3 नए कानूनों की आत्मा होगी भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना। इनका उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन 3 कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में कहा था, अंग्रेज़ों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। गृहमंत्री ने कहा कि 4 सालों तक इस कानून पर गहन विचार विमर्श हुआ है और वे स्वयं इस पर हुई 158 बैठकों में उपस्थित रहे थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि CRPC को रिप्लेस करेगी, उसमें अब 533 धाराएं रहेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो IPC को रिप्लेस करेगी, यानी कि इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगी, उसमें पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसमें पहले की 167 धाराओं के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी।
23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था। कुल 475 जगह गुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर आज यानी कि 11 अगस्त को भारत सरकार द्वारा नए कानून को लाया गया है। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल सर्च, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस को भी कानूनी वैधता दी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया गया है, जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिससे दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा सके। 3 साल बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट देश को मिलेंगे। कानून में लक्ष्य रखा गया है कि दोष सिद्धि के प्रमाण कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी किया जा रहा है। इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा, जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सरकार नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार 0 एफआईआर को शुरू करने जा रही है। अपराध कहीं भी हुआ हो, उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है ये भारत सरकार का। अभी तक क्या होता था, जिस थाना क्षेत्र में अपराध होता था उसी थाना क्षेत्र में जो है एफआईआर रजिस्टर होता था। अब ये सुविधा प्रदान की गई है कि अपराध कहीं भी हुआ हो, उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा। पहली बार एफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा। यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपल्सरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपल्सरी कर दी गई है। पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपल्सरी होगा। पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे। इस अकेले प्रावधान से ही सेशंस कोर्ट्स में 40% से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन और दे सकेंगी। इस प्रकार 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा। कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरुद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना इसे डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह और संगठित अपराधों के विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फ़ोन या महिलाओं की चेन की स्नैचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है।
हमेशा के लिए अपंगता आने या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। सज़ा माफ़ी को राजनीतिक फ़ायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे। अब मृत्युदंड को आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सज़ा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल की सज़ा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है। पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है। सेशंस कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सज़ा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सज़ा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं, जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। इस कानून में महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अपराधियों को सज़ा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। एक तरफ राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने, मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का काम भी किया गया है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण बिंदु जो विधेयक पेश किए गए हैं गृह मंत्री द्वारा लोकसभा में 3 कानूनों को बदलने के लिए। उसके महत्वपूर्ण बिंदु आगे फिर से एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।